हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत। इसी पे आधारित आप सभी लोगों को क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊँगा और 100% ऐसे ही प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा, इसलिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला जो पॉइंट है दोस्तों, सिंधु हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यहाँ देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट है दोस्तों, सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार प्रश्न बनेगा, तो वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ देखिए प्रश्न, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सिंधु सभ्यता। अब आप इसको इस प्रकार 2 से 3 बार पढ़ के क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता होती है। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता होती है। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी यानी कि द्रविड़ लोग हैं। अब ये कह दिया जाए सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत के मूल निवासी थे यानी कि द्रविड़ लोग थे। क्लियर? अब यहाँ देखिए थर्ड हमारा जो पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला? सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ देखिए 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को 2 प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई। पहला जो पॉइंट है, तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब देखिए इसमें एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कहने का मतलब है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसको नोट कर लीजिए। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्लियर? अब देखिए यहाँ सेकेंड पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाए कि किस सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। क्लियर है? अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। क्या था दोस्तों? धान्यागार था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, विशाल स्नानागार ग्रेट बौद्ध मोहनजोदड़ो में है। कहने का मतलब है, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो में स्थित है। क्लियर है? फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में, कहने का मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट करिएगा। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से। अब आप इसको 2 से 3 बार इस प्रकार पढ़िए। मोहनजोदड़ो से कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए, और उत्खनन के फलस्वरूप ये पता लगाया गया कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। कहने के बाद सिंधु सभ्यता की ताकत क्या थी? कृषि और पशुपालन। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, मगध की सबसे पहली प्राचीन राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे बनता है। मगध की सबसे पहली राजधानी क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों गिरिब्रज राजगृह थी। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इसको भी नोट कर लीजिए। मगध की सबसे प्राचीन राजधानी क्या थी,
तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों गिरिब्रज राजगृह। क्लियर है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बिंबसार। बिंबसार किस वंश का था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों हर्यक वंश का। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबसार। क्लियर है। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइएगा। अब यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट है शिशुनाग। शिशुनाग किस वंश का था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों नागवंश। या ऐसा क्वेश्चन बनेगा नागवंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है महापद्मनंद किस वंश का था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों नंद वंश का। क्लियर है। या फिर ऐसा क्वेश्चन बनेगा नंद वंश का स्थापना किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? मौर्य वंश का था। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीगुप्त किस वंश का था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों गुप्त वंश। या फिर ऐसे बनेगा गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त। नेक्स्ट है सिमुक। सिमुक किस वंश का था? सातवाहक वंश का था। या तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा सातवाहक वंश की स्थापना किसने किया? सिमुक ने। नेक्स्ट है वासुदेव किस वंश का था? कण्व वंश। या फिर ऐसे क्वेश्चन बने कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव। नेक्स्ट है पुष्यमित्र, ये किस वंश का था? शुंग वंश। या फिर ऐसा क्वेश्चन बनेगा शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। क्लियर है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छी प्रकार से नोट करिएगा, जिस प्रकार स्क्रीन पर दिख रहा है और जिस प्रकार मैंने पॉइंट बाय पॉइंट मैंने क्वेश्चन बताया उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारा है बिंबिसार, यानी कि इसको तो मैंने बता दिया। बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश। यानी कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार। अब देखिए इस पे जो 4 पॉइंट्स है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह पूछ ले कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों बौद्ध धर्म का। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? अजातशत्रु ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने की थी। अजातशत्रु की मृत्यु किसने की थी? तो उदयन ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र नगर की। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों महापद्मनंद। इसको तो मैंने बता दिया है। महापद्मनंद किस वंश का है? नंद वंश का। या तो ऐसे नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद। तो ऐसे आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट है नंद वंश के समय मैसेडोनिया, यहाँ देखिए मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था, जो हाइडेस्पीन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किस युद्ध के नाम से? हाइडेस्पीन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसकी मृत्यु ज्वर की वजह से बेबीलोन में हुई थी। किसके कारण हुआ था? ज्वर के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है अंतिम शासक कौन था? धनानंद। कहने का मतलब नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। क्वेश्चन को देखिए यहाँ लिखा है अंतिम शासक, यानी कि कौन था? धनानंद। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य वंश। अब इस पे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है वो सभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रस्तुत कर दिया, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए पहला जो पॉइंट है इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके गुरु का नाम चाणक्य था। कहने का मतलब है अगर आपसे पूछ लिया जाए मौर्य वंश के गुरु का नाम क्या था, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों चाणक्य। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। कहने का मतलब है चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाए कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पर्ण थी।
कहने का मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन बन जाए कि मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी, तो आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों पण थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इस सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का नाम मेगास्थनीज था। क्या था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगर कह दिया जाए इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों मेगास्थनीज। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का, कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ था, तो आपका जवाब आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। क्लियर है। और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा जमाया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। ठीक, श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद बिंदुसार अलग शासक बना। कहने का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना दोस्तों? बिंदुसार अगला शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार। कहने का मतलब है पुराणों के, यहाँ लिखा हुआ है पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जानते हैं। यह जैन धर्म का अनुयायी था। कहने का मतलब बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। कहने का मतलब है किसको विद्रोह दबाने के लिए भेजा था? अशोक को। किसको दोस्तों? अशोक को। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक अगला शासक बना। क्लियर है। अब यहाँ देखिए अशोक के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फैनथेलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप ने इस शिलालेखों को पढ़ा था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने शास्त्रों का त्याग कर दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। क्लियर है। यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा आप लोग। अशोक देवानामप्रिय के नाम से विख्यात है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ले अशोक किस नाम से विख्यात है, तो आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों देवानामप्रिय के नाम से विख्यात है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, गुप्त वंश। अब यहाँ देखिए गुप्त वंश श्रीगुप्त पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपसे ये प्रतियोगी परीक्षाओं पूछ लिया जाए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका जवाब आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? श्रीगुप्त। ठीक, यहाँ देखिए आपको एक क्वेश्चन मिला, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? श्रीगुप्त। अब देखिए श्रीगुप्त में पहला पॉइंट है, श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम। इसमें पहला पॉइंट हमारा है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की थी। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना। क्लियर है। समुद्रगुप्त। अब इसमें देखिए हमारा पहला पॉइंट है, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देवी की मूर्ति अंकित की थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब आपका उत्तर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त को। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना।
इसके बाद यानी कि समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों का आक्रमण को विफल कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के इतिहास में सबसे पहली चांदी के सिक्के इसी ने जारी करवाए थे। कहने का मतलब है, अगर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाए भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो आपका जवाब आपका होता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बस आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कुमारगुप्त। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो आपका जवाब आपका उत्तर है दोस्तों कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है स्कंदगुप्त। इसमें देखिए हमारा पहला पॉइंट है, इसने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। इस वंश का आखिरी शासक भानुगुप्त था। कौन था दोस्तों? भानुगुप्त। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला हमारा जो पॉइंट है, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेता है भारत में वेदों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब आपका उत्तर होगा दोस्तों 4। नेक्स्ट पॉइंट है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेगा वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीनतम वेद है। प्रश्न कैसे बनेगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों ऋग्वेद। और इसे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। किस वेद को संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है, तो आपका जवाब होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही की गई है। अगर आपसे कह दिया जाए किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल कितने सूक्त हैं, तो आपका जवाब आपका उत्तर है दोस्तों इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद। इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट पॉइंट है यजुर्वेद। इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। किस वेद में कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट है अथर्ववेद। सबसे आधुनिकतम वेद है और जादू टोना टोटका अथर्ववेद से ही लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजतंगड़ी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अब देखिए इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, राजतंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आपका जवाब आपका उत्तर है दोस्तों कल्हण। राजतंगड़ी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं और ये पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, जबकि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो आपका जवाब आपका तो होगा दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में। बट अगर ये पूछ लिया जाए चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों?